हाय दोस्तों, कैसे आप सबका वेलकम मेरे नए यूट्यूब चैनल जो कि है ट्रिसी अकेडमी। आई होप आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपको संविधान संशोधन के बारे में बताऊंगी कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और कितने संविधान हो चुके हैं और उनमें क्या क्या बदलाव हुए हैं और क्या क्या नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज मैं आपको संविधान संशोधन के बारे में बताऊँगी। गाइस, ये टॉपिक्स थोड़े लंबे होते हैं, इसलिए मैं इन्हें दो भागों में बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं हम संविधान संशोधन या अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान होते हुए भी परिवर्तनशील संविधान है। भारतीय संविधान नम्यता अनम्यता का मिश्रण है। विश्व के संविधानों को दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि नम्य संविधान और अनम्य संविधान। संघीय संविधान अनम्य होते हैं। इनके लिए उनके संशोधन की प्रक्रिया कठिन और जटिल होती है, जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन संविधान के विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत औपचारिक संशोधन ही है। संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संविधान से संबंधित प्रक्रिया का विस्तृत उपबंध है। संविधान की दृष्टि से संबंधित संविधान के विभिन्न उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत तथा राज्यों द्वारा अनुसमर्थन। साधारण बहुमत ये राज्यों का निर्माण, राज्यों के क्षेत्र, राज्यों की सीमा व नाम में परिवर्तन आदि 3, 4, 169, 239 का भाग 1 अनुच्छेद आते हैं। भारतीय संसद इन धाराओं में साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कर सकती है। ये विषय कोई विशेष संवैधानिक महत्व के नहीं होते। ऐसे संशोधन संसद के किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। विशेष बहुमत द्वारा इस प्रकार के संशोधन में वे अनुच्छेद आते हैं जिन्हें संसद में 2/3 बहुमत से संशोधन किया जाता है। संविधान संशोधन का प्रस्ताव किसी भी सदन में रखा जाता है। पेश विधेयक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। विशेष बहुमत से पारित विधेयक दूसरे सदन में भी विशेष बहुमत से पारित होकर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है, जो राष्ट्रपति द्वारा सहमति मिलने पर विधेयक अधिनियम के रूप में हो जाता है। अनुच्छेद 368 के उपबंध के बारे में बताया गया है कि यह विधेयक हर सदन की कुल सदन संख्या के बहुमत द्वारा, अर्थात कुल सदस्य संख्या के 50% तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से कम ना हो तथा आधे से कम ना हो। कुल सदस्य संख्या का मतलब है कि संविधान में दी गई संख्या यह संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा नियत की गई संख्या। अब आता है साधारण विधेयक के मामले में, जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में असहमति हो जाती है तो अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का उपबंध है। यह प्रक्रिया संविधान संशोधन पर लागू नहीं होती। संविधान संशोधन के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए गए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी नहीं है। अनुच्छेद 368 के अनुसार राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर अनुमति के लिए बाध्य है, किंतु अनुच्छेद 111 के तहत जब साधारण विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजे जाते हैं तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। अब आता है विशेष बहुमत तथा राज्यों का समर्थन अनुसमर्थन।
इस प्रकार की विधि में वे महत्वपूर्ण उपबंध आते हैं जो संघीय ढांचे से संबंधित होते हैं। निम्न संशोधन के लिए संसद के हर सदन के 2/3 सदस्यों का बहुमत तथा कम से कम 50% राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन जरूरी है। अनुच्छेद 54 से 551 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है। अनुच्छेद 73 में संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 124 से लेकर 47, 214 से 231 में संघ तथा राज्य न्यायपालिका के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 245, 255 में बताया गया है संघ व राज्यों के विधायी शक्तियों का बंटवारा। अनुच्छेद 41 में बताया गया है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। जिन उपबंधों का संबंध केंद्र व राज्य दोनों के अधिकार क्षेत्रों से है, उनमें संशोधन ना तो केंद्र कर सकता है ना ही राज्य। इस कठिन प्रक्रिया में दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित करने के लिए भेजा जाता है, तब उसे राष्ट्रपति की सम्मति के लिए भेजा जाता है। अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संशोधन को लागू नहीं करते या होगी। भारत में मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 368 के अधीन पारित अधिनियम द्वारा संशोधित किया जाता है। न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का आधारभूत ढांचा है। इसे संविधान संशोधन द्वारा अपवर्जित नहीं किया जा सकता। संसद द्वारा पारित कोई भी संवैधानिक संशोधन न्यायालयों को इनकी विधि मान्यता की जांच के लिए नहीं रोक सकता। अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना मूल अधिकारों समेत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। अब आता है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार आधारिक लक्षणों की संख्या 19 है। संविधान में किए गए कुछ प्रमुख संशोधन निम्न हैं। पहला संशोधन अधिनियम 1951 में हुआ, जिसमें बताया गया है कि सामाजिक आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए राज्यों को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिए। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में जगह दी गई। अब आता है 5वां संशोधन अधिनियम जो हुआ 1955 में। राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल का समय निर्धारण करने और केंद्रीय विधानमंडल के प्रभावी होने पर राज्य के क्षेत्र, सीमा एवं नाम आदि मसले पर अपने विचार प्रकट करने की शक्ति दी गई है। अब आता है 6वां संशोधन अधिनियम जो हुआ 1956 में। इसमें बताया गया है कि केंद्रीय सूची में नए विषयों का जुड़ाव जैसे अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के तहत वस्तुओं की खरीद बिक्री पर कर और इसी संबंध में राज्यों की शक्तियों की पाबंदी लगाई गई है। अब है 7वां संशोधन अधिनियम जो 1955 में। इसमें बताया गया है कि राज्यों के 4 भागों की समाप्ति जैसे भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी, इनके स्थान पर 14वें एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्वीकृति दी गई है। केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र में विस्तार किया गया है। 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना की गई है। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है।
अब आता है नौवां संशोधन अधिनियम जो हुआ है 1960 में। इसे बताया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत पाक समझौता 1958 के तहत बराबरी पश्चिम बंगाल में हुआ है। तो गाइस बाकी के संशोधन मैं आपको अगले भाग में बताऊंगी, जो कि मैं अगले पार्ट्स में बताऊंगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और इसी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स, लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी बहुत थैंकफुल रहूँगी मैं। थैंक यू गाइस।